हेलो वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 25 नवंबर और शुरू करते हैं फिल्म से स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज असम और मेघालय के बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर है। क्या हुआ था 2 दिन पहले कि कुछ एक ट्रक था जो स्मगलिंग कर रहा था टिम्बर की। तो असम पुलिस ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें 6 लोगों की डेथ हो गई, जिसमें 5 लोग सिविलियन थे और एक फॉरेस्ट गार्ड का था। और ये 6 के 6 लोग मेघालय से थे। तो मेघालय में इसके खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। कई 1-2 गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। और मेघालय के सीएम ने होम मिनिस्टर के सामने फिर से डिमांड उठाई है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। अभी दरअसल ये मुद्दा है कि असम और मेघालय के बीच में। दरअसल ये 885 किलोमीटर के बॉर्डर शेयर करते हैं। ये आप मैप में देख पा रहे होंगे। तो पहले मेघालय असम का ही पार्ट था। 1970 में इसे ऑटोनोमस स्टेट बना दिया गया। बट 1972 में मेघालय जो है असम से अलग होकर फुल फ्लेज स्टेट बन गया था। बट इसका जो एक्ट बना था, असम रीऑर्गेनाइजेशन मेघालय एक्ट ऑफ 1969, तो मेघालय इस एक्ट से सर्टिफाइड नहीं था। उसको शुरू से इसको चैलेंज किया था। क्यों? क्योंकि कुछ 12 डिस्प्यूट पॉइंट इसने बताए थे और कुछ 6 रीजन ऐसे हैं जिस पे डिस्प्यूट है। खासकर ये वेस्ट गारो हिल्स में और जयंतिया हिल्स में। अभी जो इंसिडेंट हुआ है वो जयंतिया हिल्स में हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हो जयंतिया हिल्स है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लंग पे जो वेस्ट गारो हिल्स में, उसको लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है। दरअसल है क्या कि वेस्ट गारो हिल्स जो है लंगपी में, वो असम मानता है कि ये मिकिर हिल्स का हिस्सा है। जो लंगपी जो फिलहाल मेघालय में है, पर असम का ऐसा मानना है कि ये मिकिर हिल्स का हिस्सा है असम का। तो इसको लेके बहुत ज्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। हालांकि बहुत पहले से इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की भी कवायद चल रही है। जैसे कि 1983 में जॉइंट ऑफिशियल कमेटी बनी थी इसको एड्रेस करने के लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट पैनल बना था जस्टिस वी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, बट मेघालय ने इसको खारिज कर दिया। उसके बाद हिस्टोरिकली 2022 में एक एमओयू साइन हुआ था असम चीफ मिनिस्टर और मेघालय सीएम के बीच में। बट अभी भी मीटिंग चल रही है, कोई खास डिसीजन निकला नहीं है। क्योंकि ये वायलेंस हुआ है तो हो सकता है यूपी से पूछ ले कि क्या डिस्प्यूट है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ कुकी चिन्स को लेकर है। दरअसल कुकी चिन्स एक कम्युनिटी है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश में एक सिविल वॉर चल रहा है। कुकी चिन्स जो एक सशस्त्र सेना है, उनकी सेना और बांग्लादेश की जो आर्मी है, उनके बीच में क्लैश देखने को मिल रहा है। तो वहां से कुछ लोग भागकर इंडिया में उन्होंने जगह ली है, मिजोरम में। क्यों ये मिजोरम में जगह ली है? क्योंकि ये जो कुकी होते हैं, जो मणिपुर में जो ट्राइबल पीपल होते हैं, उन्हें कुकी बोला जाता है। और मिजोरम में इसे मिजो कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। और जब ये बांग्लादेश में होते हैं तब इन्हें चिन्स नाम से जाना जाता है। तो ये कुकी चिन्स जो मिजो ट्राइबल्स हैं उससे बहुत ज्यादा रिलेटेड हैं। कई जगह शादियां भी हुई हैं और आपस में रिलेटिव भी हैं ये लोग। तो ये जब इन्होंने शरण ली, 270 मेंबर जो कुकी चिन्स बांग्लादेश से इंडिया में आए, तो मिजोरम सरकार ने उन्हें ऑफिशियली डिस्प्लेस पर्सन का स्टेटस दिया है। क्योंकि इंडिया में रिफ्यूजी का कोई लॉ नहीं है, ना ही उन्हें रिफ्यूजी का दर्जा दिया जा सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें ऑफिशियली डिस्प्लेस पर्सन का एक टैग दिया है। इसके साथ ही साथ इनके लिए सेटलमेंट बनवाए गए हैं और इनके लिए और भी सारी कई व्यवस्था की गई है खाने पीने को लेकर भी। पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने साफ कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है कि वो किसी को रिफ्यूजी स्टेटस दे, किसी भी फॉरेनर को। क्योंकि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ 1951 और 1962 प्रोटोकॉल का साइन सिग्नेटरी है नहीं। इसीलिए हम लोग रोहिंग्या को भी सेटलमेंट नहीं होने देते हैं और ना ही किसी रिफ्यूजी को हम लोग शरण दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का बर्डन है, हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज कम है। फिर भी इंडिया जितना हो सकता है उतना देता है। पर अगर हमने यहाँ पे साइन कर लिया तो इंडिया मजबूर हो जाएगा और ज्यादा रिफ्यूजी लेने के लिए। क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश में इशू चल रहा है, रोहिंग्या का इशू अलग चल रहा है। तो इंडिया के लिए अच्छी चीज नहीं है। पर एथिकली लोग ऐसे गलत मानते हैं कि कुछ लोग जो अपने देश से निकाले गए हैं या उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हम उन्हें शरण दे सकते हैं। बट उसकी भी एक लिमिट होती है। तो कुकी पीपल जो है वो मिजो हिल्स के एथनिक ग्रुप में कहलाते हैं। ठीक है। और ये इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाते हैं। ये मिजोरम में चिंग कम्युनिटी के रूप में रहते हैं और मिजोरम में मिजो पीपल कहलाते हैं। और कुकीज ये मणिपुर में कहलाते हैं। कुकी चिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी है बांग्लादेश की, जो कि एथनिक टाइज शेयर करती है मिजोरम के लोगों के साथ में। तो कुकी चिन्ह को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज साउथ चाइना सी को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, वो एशियन कंट्री और इंडिया के बीच में डिफेंस मिनिस्टर प्लस जो कॉन्फ्रेंस होती है, जो मीटिंग होती है, उसको अटेंड कर रहे थे। वहां पे बोला गया था कि साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो नेगोशिएशन चल रही है, उसे जल्द से जल्द निपटारा करना चाहिए। और इसमें साथ एशियन कंट्री के साथ साथ ऐसे भी कंट्रीज का ध्यान रखना चाहिए जो इस क्षेत्र में भले बिलोंग नहीं करते हैं बट उनका इंटरेस्ट है। जैसे इंडिया का भी बहुत सारा जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरता है। भले इंडिया इस नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है, बट इंडिया के भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया क्या डिमांड कर रहा है कि इस क्षेत्र में जो भी हो वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के अनुसार हो। मतलब हमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाहिए और पीसफुल सेटलमेंट ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट चाहिए।
ताकि किसी को भी यहाँ पे ट्रेड करने में, नेविगेशन करने में, मेरी टाइम में किसी पर कोई दिक्कत ना हो। अब दिक्कत हो क्यों रही है? क्योंकि देखो चाइना क्या क्लेम करता है, 9 डेज लाइन, ये जो पूरा इलाका चाइना क्लेम करता है कि उसकी सॉवरेंटी में आता है। बट अगर आप ये देखोगे, इस आइलैंड पे फिलीपींस भी अपना कब्जा जमाता है, वियतनाम ने भी पार्सल आइलैंड पर अपना हक जमाया हुआ है। तो इन कंट्रीज का चाइना के साथ में आपस में डिस्प्यूट देखने को मिलता है, कई बार दोनों के बीच में क्लैश भी देखने को मिलता है। तो इससे कई बार जो सिचुएशन मतलब टेंस देखने को मिलती है। तो हो क्या रहा है, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाने के लिए नेगोशिएशन चल रहा है। किसके बीच में नेगोशिएशन चल रहा है? चाइना और एशियन कंट्रीज के बीच में। तो इससे होगा क्या कि आपके पास में एक कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, एक प्रोसीजर आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे ट्रेड के लिए जाना है और जो डिस्प्यूट होंगे उसको कैसे अवॉइड करना है। तो ये बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जो साउथ चाइना सी है ये सेमी क्लोज रीजन है। चाइना और साथ ही साथ जो 4 मेंबर्स ऑफ एशियंस हैं, जैसे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, ये भी अपना क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं। तो जो इन चाइना और मेंबर्स के जो टेंशन होता है उसे डिफ्यूज करने के लिए और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए चाइना और एशियन कंट्रीज लगभग 30 सालों से कोड ऑफ कंडक्ट पर विचार कर रहे हैं। तो अभी भी मीटिंग चल रही है, नेगोशिएशन चल रही है, पर जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन आना चाहिए और इंडिया के भी इंटरेस्ट का इसमें ध्यान रखना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज सी कुकुम्बर को लेकर है। क्यों न्यूज में है? दरअसल आपको पता है कि जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज साइज जो है उसका सबमिट चल रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 19 कहाँ पे सबमिट चल रहा है? पनामा में। तो वहां पे ये डिसीजन लिया है जो सी कुकुम्बर है, इसे अब साइट्स की अपेंडिक्स 2 में इसे जगह देनी चाहिए, क्योंकि इसका जो इलीगल ट्रेड है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा इसकी ट्रैफिकिंग बढ़ गई है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें इसे अपेंडिक्स 2 में डालना चाहिए ताकि इसके ट्रेड को लेकर एक रेगुलेशन लाया जा सके। क्योंकि जो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में होते हैं उनका ट्रेड पूरी तरीके से बैन में होता है, पर जो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में होते हैं उनका ट्रेड हो सकता है, बट वो रेगुलेटेड तरीके से हो सकता है। तो चूंकि सी कुकुम्बर में अब खतरा बढ़ता जा रहा है, ट्रैफिकिंग देखने को मिल रही है, तो इसके कंजर्वेशन के लिए हमें इसे अपेंडिक्स 2 में डालना चाहिए। अगर हम फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मरीन इन्वर्टिब्रेट्स है जो कि सी फ्लोर में मिलते हैं, और इसका जो आप देखोगे ऑब्लोंग शेप है, इस कारण से इसे ये कुकुम्बर जैसा शेप दिखाई देता है, इसीलिए इसे सी कुकुम्बर बोला जाता है। ये इक्विनोडर्म्स ग्रुप का हिस्सा है। इक्विनोडर्म्स मतलब एक स्टार फिश होती है, तो उसका ये हिस्सा है। अगर इंडिया में इसकी बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग देखने को मिली है इसकी 2015-2021 तक में, और इंडिया में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब इसका किसी भी प्रकार से ट्रेड नहीं हो सकता है। तो ये न्यूज यूपीएससी पूछ सकती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज लसित बोरफुकन के बारे में है। ये लसित बोरफुकन जी कौन थे? ये असम के बहुत बड़े फोक हीरो माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो वॉर लड़ा था, किसके खिलाफ लड़ा था? मुगल के औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने जो युद्ध लड़ा था, तो उसमें इन्होंने औरंगजेब की जो सेना को हरा दिया था। तो इन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी, 400th बर्थ एनिवर्सरी, इसी को सेलिब्रेट कर रहे थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनके एनिवर्सरी में इन्हें याद किया था और इंडिया को भी बताया था कि हमें अपने जो हीरोज हैं, वॉर हीरोज हैं, उन्हें और ज्यादा ग्लोरीफाई करना चाहिए और ज्यादा उन्हें सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे वॉर हीरोज को, हमारे लोकल हीरोज को हम भूलते जा रहे हैं, पर वैसा नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें और ज्यादा याद रखना चाहिए। तो जो लसित बोरफुकन है, ये अहोम सेना में सेनापति थे। उस वक्त जो किंग थे राजा चक्रधर, उनकी सेना में ये कमांडर थे। और जब 1960-71 में बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी, किसके बीच में हुई थी? असम की अहम सेना के बीच में और औरंगजेब के बीच में, औरंगजेब के मुगल के बीच में। ये लड़ाई बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र में लड़ी गई थी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे लड़ी गई थी। तो जब गुवाहाटी को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, तब लसित बोरफुकन ने अपनी युद्ध नीति से, अपनी टैक्टिक्स के जरिए, गुरिल्ला टैक्टिक्स के जरिए औरंगजेब की सेना को गुवाहाटी से बाहर निकाला, और ये बैटल भी जीत ली उन्होंने, क्योंकि उन्होंने टेरर का बहुत अच्छा यूज इस्तेमाल किया था, गुरिल्ला टैक्टिक्स का यूज किया था, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन करे थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस दिखाई। इसीलिए हमारे इंडियन नेवी के लिए और इंडियन नेवल फोर्स के लिए ये एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। तो चूंकि यूपीएससी आजकल बहुत ज्यादा जो लोकल हीरोज हैं, जो हमारे फोक हीरोज हैं, उनको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, तो लसित बोरफुकन के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग को लेकर है। ये 2022 का जो संस्करण है, जो 2022 की जो समिट है, जो कॉन्फ्रेंस है, वो भी दिल्ली में चल रही है 23 नवंबर से 25 नवंबर तक के बीच में। अगर हम इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात करें तो एक इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है, जो कि कौन कंडक्ट कराता है? इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है। इंडियन नेवी की जो थिंक टैंक है, इंडियन नेवी की जो पार्टनर है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक है ये बेसिकली ऑर्गेनाइज कराती है। ये 2005 में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारी इंडियन नेवी के लिए थिंक टैंक का काम करती है। जो भी इंडियन मैरीटाइम के रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, एक्टिविटीज हैं, उसमें ये अपना इनपुट प्रोवाइड करती है इंडियन नेवी को।
अगर इसके थीम की बात करें तो ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये इस साल की थीम थी। अगर हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव की बात करें तो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये 14th ईस्ट एशिया समिट में कॉन्सेप्ट दिया था 2019 में। तो ऐसे कॉन्फ्रेंस जो हमारी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी जो कंडक्ट कराती है, उसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसको इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है। और उसका जो थिंक टैंक जो कंडक्ट कराता है वो नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन है। द टर्म डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी सीन इन द न्यूज रेफर्स टू, ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है, ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है। तो हो क्या रहा था, जैसे कि आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में आप ट्रेड पीपल का मूवमेंट होता है, गुड्स का पीपल का मूवमेंट होता है। बट आप जब ऑनलाइन सर्विस होती है एक देश की, तो दूसरे देश के जो पीपल जो मूव करते हैं वो भी इसके सीमलेसली उस ऑनलाइन सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, ताकि जो इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके और ज्यादा उनमें एक उनका जो इकोनॉमिक मार्केट है वो इंटीग्रेट हो सके, इसलिए ये स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। तो इसका आंसर है यूरोपियन यूनियन। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।